सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। तो दोस्तों, जो आरआरबी एनटीपीसी की साइंस की मैंने लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके 2-3 दिन से लेक्चर नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब था, तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज हम लोग इसका पार्ट 5 लेके आएंगे, जहाँ पे हम लोग न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नर्वस सिस्टम, हिंदी में तंत्रिका तंत्र को हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर? तो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट चाहिए आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के, तो आपको एक लिंक मिलेगा नीचे, वहाँ पर अपने आप को रजिस्टर कर लें। उसमें आप अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो मॉक टेस्ट के अलावा आपको करंट अफेयर्स का मटेरियल और जो जनरल स्टडीज़ का जो स्टैटिक जीके है उसका भी आपको वहाँ पर स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये लेक्चर का पार्ट 1 है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। इसका पार्ट 2 कल आपके सामने आएगा। तो उसके बाद आपको इसके पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। तो हमारे जो ऑनलाइन गुरुजी के टेलीग्राम जो ग्रुप है उसको आप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। जो पुराने नोट्स हैं, क्योंकि वो ग्रुप है तो पुराने नोट्स उसमें आपको दिखेंगे नहीं, तो आप ग्रुप में आपस में किसी से कोऑर्डिनेशन करके उससे वो पीडीएफ्स मांग सकते हैं। ठीक है? और फिर मैं, अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, तो मैं आपको उसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के। तो आप देखिए, हमारी बॉडी का जो कंट्रोल सेंटर है वो पूरा का पूरा हमारा ब्रेन है। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हम एक्टिविटी कर रहे हैं, देखिए ये मेरे अंदर इच्छा हुई कि मैं अपना हाथ हिलाऊं, ठीक है, तो ये सारी की सारी एक्टिविटी मेरे ब्रेन के द्वारा कोऑर्डिनेट की गई। ठीक है? तो आप देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ऑर्गन्स, जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनको हमारा पूरा जो नर्वस सिस्टम है इनके बीच में इंटरेक्शन करवाता है। ठीक है ना? इंटरेक्शन का मतलब क्या है कि देखिए, बॉडी पूरी एक सिस्टम, एक मशीनरी है, तो उसका जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे ब्रेन है। समझ में आया कि नहीं है? तो हाथों के बीच में कोऑर्डिनेशन, पाँव के बीच में कोऑर्डिनेशन, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो कब क्या बोलना है, सोचना क्या है, क्या बोलना है, ये पूरा का पूरा कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने का काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है। तो इस नर्वस सिस्टम के पार्ट 1 में आज हम लोग इसके फंडामेंटल यूनिट को पढ़ेंगे, यानी कि तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं को पढ़ेंगे, जिनको हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं है? तो नर्वस सिस्टम को न्यूरल सिस्टम भी बोलते हैं। और आप देखिए, उसकी जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो न्यूरॉन्स होती है। अभी न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो ये दो भागों में डिवाइड है। एक आपका सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, बिल्कुल ध्यान देना, पहले बिल्कुल एबीसीडी से शुरू कर रहा हूं, और दूसरा है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। देखिए, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट का सर्वर कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है ना, तो वो सर्वर उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया। और इंटरनेट मान लीजिए ऑप्टिकल फाइबर केबल से जा रहा है, तो वो पेरिफेरल सिस्टम हो गया। तो सिमिलरली जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन, और जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, वो आती है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंदर, बिल्कुल याद रखना इसको। और जो हमारा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है उसके अंदर आती हैं नर्व्स, मेनली जो है, जो आपकी नर्व्स होती हैं यानी कि जो तंत्रिकाएं होती हैं, तंत्रिकाएं बनी होती हैं न्यूरॉन से। ठीक है ना? तो नर्व्स दो तरह की होती हैं, याद रखना बिल्कुल। एक होती है एफरेंट नर्व्स और एक होती है एफरेंट, यानी कि एक है AFF और एक है EFF। ठीक है ना? प्रोनाउंस एक ही तरह से होंगे, एफरेंट एंड एफरेंट। तो एफरेंट क्या है? इनकमिंग है ये, यानी कि यहां पर आप देखिए, जो F है, ऑर्गन से जो भी सिग्नल आएगा उसको ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड यानी कि सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंदर लाती हैं। जो नर्व्स इनकमिंग, उनको हम लोग बोलते हैं एफरेंट फाइबर। और जो इससे बाहर ले जाती हैं ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है ना, उनको हम लोग बोलते हैं एफरेंट नर्व। ठीक है ना? तो सिग्नल क्या है? ब्रेन से ऑर्गन्स की तरफ आएगा, ऑर्गन से ब्रेन की तरफ आएगा। क्लियर? जैसे मान लीजिए मैंने अपने यहां पे ये चिमटी काटी, ठीक है, तो मुझे पेन फील हो रहा है, तो पेन फील हो रहा है, तो ये पूरा का पूरा जो आपने देखा होगा, यानी कि ये जो पूरा का पूरा सिग्नल है, ये मेरे को ब्रेन में महसूस हुआ। ठीक है ना? तो ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जो है वो लाते हैं आपकी एफरेंट फाइबर्स। क्लियर है कि नहीं है? और मतलब ये हो गया इनकमिंग। और ब्रेन से ऑर्गन की तरफ, जैसे ये हाथ मैंने हिलाया, तो पहले मैंने सोचा, तो ये वाला जो सिग्नल है वो ब्रेन से मेरे हाथों की तरफ गया, तो उसको बोलेंगे एफरेंट। तो यहां तक समझ में आ गया होगा।
अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो तरह का नर्वस सिस्टम आता है, एक होता है सोमैटिक और एक होता है ऑटोनॉमिक। सोमैटिक वो होता है जहां पर नर्व सिग्नल जनरेट होते हैं, मतलब जो हम लोग जो हमारे कंट्रोल में होता है, जैसे हाथ हिलाना, जीभ को हिलाना, चलना, दौड़ना, ठीक है, ये सब चीजें हमारे कंट्रोल में है, तो इनको हम लोग सोचते हैं, रीजनिंग करना किसी चीज के बारे में, ठीक है। तो वो वाला जो आपका पूरा का पूरा न्यूरल सिस्टम है उसको हम लोग सोमैटिक बोलेंगे, ठीक है ना। यहां पर सिग्नल जनरेट होते हैं और तब जाके ये एक्टिविटी होती है। जैसे आपका जो हाथ है, आपको कब हिलाना है हाथ, या आपके कंट्रोल के अंदर है, तो वो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के अंदर आ जाएगा। दूसरा होता है ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक के अंदर क्या है कि इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ये अपने आप ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि हमारी हार्ट बीट, आपकी हार्ट बीट कब तेज होती है, कब स्लो होती है, इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता। आप बहुत डरे हुए होते हो तो हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है, आप रिलैक्स रहते हो तो हार्ट बीट नॉर्मल रहती है। समझ में है कि नहीं है? उसी तरह से आप देखेंगे जो आपके गूस बम्स होते हैं, ठीक है ना, तो आपके गूस बम्स कब आते हैं, आपका कंट्रोल नहीं रहता उसके ऊपर। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक की मूवमेंट है, इंटेस्टाइनल की मूवमेंट, इंटेस्टाइन्स की मूवमेंट है, इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है। ये अपने आप ये चल रही है बॉडी के रिदम के अनुसार, उसको हम लोग ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अब ऑटोनॉमिक में भी दो होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और एक पैरासिम्पैथेटिक। आगे मैं इसको और डिटेल में डिस्कस करूंगा। सिंपैथेटिक मतलब इसको बोलते हैं फ्लाइट एंड फ्राइट, यानी कि जब बॉडी घबराती है, ठीक है ना, क्लियर है। तो जब बॉडी घबराती है तो वहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अपने आप काम करता है, और जब बॉडी रिलैक्स होती है तो वहां पे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। जैसे कि मान लीजिए आप गए, अचानक से आपने कोई डरावनी चीज देख ली और आप एकदम से डर गए, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, पसीना निकल आया, तो बॉडी अब तैयार है, ठीक है ना, उस एक्शन से निपटने के लिए। तो आपको डर जो लग रहा है तो वहां पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। और दूसरा क्या है कि आप गोवा के बीच में बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर लेटे हुए हैं, दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स हैं, तो आपकी बॉडी क्या है, आपकी हार्ट बीट भी नॉर्मल हो रही है, ठीक है ना, आपकी मसल्स भी रिलैक्स कर रही हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सब अपने आप होता है। तो रिलैक्स भी हम लोग, जैसे सिंपल सी बात है, जब आपकी परीक्षा का रिजल्ट आना होता है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, बॉडी में आप देखिए, है ना, बटरफ्लाइज इन द स्टमक, आपको फील होने लगता है, घबराहट होती है। लेकिन उसके बाद आपका सिलेक्शन हो गया तो एकदम से सुकून आपको मिलता है और आप रिलैक्स हो जाते हैं, तो वो आपका पैरासिम्पैथेटिक। तो दोनों चीज़ों में हमारा कंट्रोल नहीं होता है, वो ब्रेन अपने आप कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो फटाफट देख लीजिए, जो नर्वस सिस्टम है यानी कि जो न्यूरल सिस्टम है, इंटरेक्शन और कॉम्प्लीमेंट का काम करता है। फंडामेंटल जो इसके सेल होते हैं, तंत्रिकाएं जो होती हैं, उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। और जो ये पूरा न्यूरल सिस्टम है दो पार्ट्स में डिवाइड है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। उसके बाद जो पूरे के पूरे जो नेटवर्क होता है, जैसे ऑप्टिकल फाइबर केबल है, उसी तरह से जो ब्रेन से सिग्नल्स जाते हैं वो नर्व्स के थ्रू जाते हैं। नर्व्स भी दो तरह की होती हैं, एक एफरेंट फाइबर होते हैं, एक एफरेंट फाइबर्स होते हैं। एफ ऑर्गन से ब्रेन तक लेके आते हैं, और एफ ब्रेन से ऑर्गन्स तक सिग्नल पहुंचाते हैं। इसी पेरिफेरल सिस्टम को मैं दो और पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, एक होता है सोमैटिक, एक होता है ऑटोनॉमिक। सोमैटिक मतलब जो हमारे अपने कंट्रोल पे होता है, जैसे कि हाथ हिलाना, चलना, दौड़ना, ठीक है, ये सब हमारे अपने कंट्रोल में है, तो उसको हम लोग सोमैटिक, मतलब इसमें सिग्नल जनरेट होते हैं, ब्रेन सोचते हैं हम लोग, ठीक है, तब जाके सिग्नल जनरेट होते हैं, तो वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है, पेरिफेरल का ही पार्ट होगा। और ऑटोनॉमिक क्या है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, अपने आप बॉडी के अंदर चल रहा है, जैसे हार्ट बीट हो गया, ठीक है, पुतलियों का डायलेशन हो गया। तो इसमें दो तरह से होते हैं, एक सिंपैथेटिक, एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में जो आपकी बॉडी है वो मतलब फ्लाइट और फ्राइट, जब आप डरते हैं, घबराते हैं, एक्साइट होते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है, और जब आप रिलैक्स होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। तो आई होप आपको यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जो न्यूरॉन है, ठीक है ना, यानी कि जो नर्व सेल है उसके बारे में। और नर्व सेल, क्योंकि जो भी ब्रेन से सिग्नल जनरेट होते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में जनरेट होते हैं, यानी कि वहां पर सोडियम आयन, पोटेशियम आयन जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं, और कुछ प्रोटीन्स जो निगेटिवली चार्ज हैं, ठीक है ना, उनके थ्रू वो पूरा का पूरा सिग्नल, मतलब वो पूरा का पूरा एक्शन होता है। इसके अलावा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, तो अगले पार्ट में हम लोग उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं बोर्ड को रब करता हूं और उसका डायग्राम ड्रॉ करता हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप नर्वस सिस्टम में जो आपके नर्व सेल है उसके बारे में आप पढ़िए। तो नर्व सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, यानी कि हमारी बॉडी का लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है। यहां पर ये सेल का न्यूक्लियस है, ये इसके कुछ फाइबर लाइक ऑर्गन्स है जिनको हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं,
ठीक है ना, जिनके थ्रू ये बाकी नर्व सेल से कनेक्टेड होता है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो टेल है जिसको दिख रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग माइलिन शीथ। ये आपके आरआरबी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप कंसेप्चुअली समझिए। इसको हम लोग बोलते हैं माइलिन शीथ। ये आपस में जुड़े जो होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवीर, ठीक है ना। तो अंदर मैंने आपको बताया ये एक्सॉन है। तो सारी की सारी जो ये ऑप्टिकल फाइबर, केबल के जो बीच में ऑप्टिकल फाइबर होता है, वैसे यहाँ पर एक्सॉन इसका ऑप्टिकल फाइबर है। तो इसका न्यूक्लियस है, ये इसकी सेल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग इनको शॉन सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है ना, यानी कि इन्हीं से, और यहाँ पर होते हैं आपके न्यूरो ट्रांसमीटर, जो सिग्नल आपके जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग ऑर्गन की तरफ, वो इन्हीं न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू जाएंगे। तो बाकी लेवलिंग आपको नहीं पढ़नी। आरआरबी के हिसाब से आपको सिर्फ एक्सॉन के बारे में पता होना चाहिए, डेंड्राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, बाकी आपको नर्व्स के स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, आप शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं मैं, डिटेल में नहीं, जिससे आपका पेपर निकल जाए बस, ठीक है ना, क्योंकि इतना डिटेल में ये किसी भी एग्जाम में नहीं आता है। अब देखिए, यहां पर 3 तरह के इंपॉर्टेंट हमारे पास आयन है। एक है आपका पोटेशियम आयन, दूसरा है आपका सोडियम आयन, और तीसरा है नेगेटिव प्रोटीन, ठीक है ना। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका मूवमेंट पॉजिटिव से हमेशा नेगेटिव की तरफ होता है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो सोडियम और पोटेशियम करते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज जो मेंटेन करता है वो प्रोटीन आयन करते हैं, नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, ठीक है। तो अब आप देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब कोई भी नर्व सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है ना। अब मैं इसके लिए आपको एक अलग से डायग्राम बनाना, मेरे को लगता है कि वो बेटर रहेगा, ठीक है। फिलहाल आप इसको समझ लीजिए, मतलब क्वेश्चन आपके यहीं पे कवर हो जाएंगे। दिस इज योर नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल का जो जहां पर पूरी की पूरी जो ट्रांसमिटिंग एक्टिविटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। बाकी सेल से एग्जाम में कोई मतलब नहीं है, किसी भी पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा जनरल स्टडीज के, ठीक है। हाँ, ये पूछ सकता है कि नोड ऑफ रेनवियर कहाँ पे होते हैं, तो डायग्राम से आपको चल जाएगा, ठीक है ना, एक्सॉन के बाहर। अब ये देखिए, बिल्कुल ऑप्टिकल फाइबर की तरह है, ये अंदर ऑप्टिकल फाइबर है और बाहर से जो क्लैडिंग होती है, जैसे तार के बाहर से जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, इसको हम लोग माइलिन शीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका यहाँ इंपॉर्टेंट है, एक तो माइलिन शीथ इंपॉर्टेंट है, एक एक्सॉन इंपॉर्टेंट है, एक नोड ऑफ रेनवियर इंपॉर्टेंट है, और एक आपके ये सिनेप्टिक नॉब यानी कि एक्सॉन टर्मिनल जहां पर न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आपका ये वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेवलिंग आपको डायग्राम में मिल जाएगी, आप उसको समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहली बात क्या है कि पूरे के पूरे न्यूरल सिग्नल, यानी कि देखिए, जो आपके ब्रेन से आपके ऑर्गन्स तक और आपके ऑर्गन्स से आपके ब्रेन तक जो नर्व सिग्नल ला रही हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग, दे आर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है। और देखिए, हमारी बॉडी के अंदर नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है ना, मतलब नर्व्स जो आती हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकल के हमारे ऑर्गन्स में, ठीक है ना। तो जैसे आपको देखना, सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया आपका स्किन वाला सेंसिटिव एरिया, मतलब नेक के पास है। उसी तरह से पेट के पास सेंसिटिव एरियाज है, थाइस के पास सेंसिटिव एरियाज होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, नर्व एंडिंग्स होती हैं, ठीक है ना, इसीलिए वो एरियाज आपको ज़्यादा, जैसे आप देखिए गुदगुदी क्यों लगती है कई बार, ठीक है ना, होता ही नहीं होता, जहाँ पे गुदगुदी लगती है वहाँ पर नर्व एंडिंग्स ज़्यादा होती हैं। तो जब भी आप देखेंगे लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है ऑपरेशन के टाइम पे, तो इन नर्व एंडिंग्स को ब्लॉक कर दिया जाता है इंजेक्शन के द्वारा, तो ब्रेन तक पेन का सिग्नल आप तक पहुंचेगा ही नहीं। तो पूरा का पूरा जो सिग्नल है वो इन न्यूरॉन्स यानी कि इन सेल के द्वारा होता है। ये काफ़ी लंबी सेल्स होती है, लॉन्गेस्ट सेल है, बाकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। अब इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है, याद रखना ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, सोडियम पोटेशियम जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, और प्रोटीन जो कि नेगेटिवली चार्ज है। अब इस ब्रेन के अंदर जो नर्व सिग्नल है वो कैसे ट्रांसमिट होते हैं, उसके लिए मुझे ये मिटाना पड़ेगा, और फटाफट आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में बताते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको वहां पे माइलिन शीथ बताई अंदर, और उसके अंदर जो एक्सॉन बताया, तो रेस्टिंग फेज यानी कि जब कोई भी नर्व सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होता, इसको रेस्टिंग फेज बोलते हैं। तो देखिए, रेस्टिंग फेज में क्या होता है, जो एक्सॉन है उसके बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और अंदर होता है नेगेटिव चार्ज। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इस एक्सॉन के अंदर पोटेशियम आयन अंदर जा सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन अंदर जा सकता है रेस्टिंग फेज में,
ठीक है ना। और इसमें बिल्कुल भी जो सोडियम आयन है वो अंदर नहीं जा सकता, सोडियम आयन बाहर जाएगा, ठीक है ना। तो रेट क्या है, 2 पोटेशियम आयन अगर अंदर जाएंगे तो 3 सोडियम आयन बाहर आएंगे, ठीक है। और अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन है, तो उससे क्या होता है कि पोटेशियम आयन अंदर कम है, सोडियम आयन सरफेस पे ज्यादा है, ठीक है ना। तो अंदर हो जाता है नेगेटिव चार्ज और बाहर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है कि सोडियम बाहर जा रहा है और अंदर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये रेस्टिंग फेज है, जब कोई भी नर्व सिग्नल ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी नर्व सिग्नल अगर ट्रांसमिट करना है तो यही प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। उल्टी क्या होती है, मतलब उस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होगा, मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं, यहां पर यहां तक मिटा देता हूं, ठीक है। बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उल्टा कैसे होगा, दोबारा देख लीजिए, ठीक है। और वो बिल्कुल फेज वाइज चलता रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अंदर आपका नेगेटिव चार्ज है और बाहर आप यहां भी अंदर नेगेटिव चार्ज है और बाहर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए ये है एक पॉइंट ए, ये सिर्फ आपको समझना, एग्जाम में पूछेगा नहीं। एग्जाम में तो वो आपको सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप बोलेगा, होता क्या है, कौन से आयन से होता है। अब देखिए जब नर्व सिग्नल ट्रांसमिट होता है तो जो सोडियम बाहर था वो सोडियम अब अंदर आ जाएगा, यानी कि जो सोडियम आयंस थे 3Na+ रिवर्स हो जाएगा, वो सोडियम आयन अब अंदर आने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है। तो अंदर आएंगे तो यहां उल्टा हो जाएगा, इधर पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और बाहर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। हाँ तो सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, दोबारा से उस पॉइंट को समझ लेते हैं। मैंने आपको रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर क्या बताया था कि बाहर पॉजिटिव चार्ज रहता है और अंदर नेगेटिव चार्ज रहता है। बाहर पॉजिटिव चार्ज इसलिए लेता है क्योंकि जो सोडियम आयंस हैं उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं होती है, पोटेशियम आयंस को अंदर जाने की इजाजत होती है, और जो नेगेटिव प्रोटीन होता है वो भी अंदर जाता है, ठीक है ना। तो अंदर नेगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज। तो बाहर देखिए 3 सोडियम आयन बाहर जाते हैं तो 2 पोटेशियम आयन अंदर आते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब भी कोई न्यूरल सिग्नल ट्रांसमिट करेगा तो यही सिचुएशन उल्टी हो जाएगी, और वो सिचुएशन रिवर्स कैसे होगी। अब क्या है, जो आप देखिए जो सोडियम बाहर था यही सोडियम आयन अंदर आ जाएगा, समझ में कि नहीं है, क्लियर। तो सोडियम आयन की संख्या यहां पे कम हो जाएगी और अंदर अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अभी तक नेगेटिव था तो अंदर यहां से भी सोडियम आ जाएगा अंदर, समझ में आया। तो अंदर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, बाहर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज सरफेस के ऊपर। एक पॉइंट पे बता रहा हूं मैं आपको। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, इधर बिल्कुल वही सिचुएशन रहेगी, नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ये मैं एक पॉइंट से बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे ट्रेवल करता है, क्लियर। तो मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो ए से बी की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए यहां पर अंदर सिग्नल ट्रांसमिट होगा और यहां पर पॉजिटिव टू नेगेटिव सिग्नल ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो ये पूरा सीक्वेंस में आगे तक चलता रहेगा, ठीक है। और इस तरह से जहां से ये सिग्नल शुरू होगा वहां पर सोडियम आयन अंदर आते रहेंगे, पोटेशियम कम हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस। जैसे यहां पे क्या था कि पोटेशियम आयन अंदर आ रहे थे, सोडियम बाहर जा रहे थे, तो बाहर सरफेस से पॉजिटिव चार्ज हो रहा था, यहां पर बिल्कुल उसकी उल्टी प्रक्रिया हो जाएगी और इस तरह से न्यूरल सिग्नल आगे ट्रांसमिट करते रहेंगे। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। अब जिसका पार्ट 2 आएगा, कल हम लोग पूरे ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसकी लेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और जो मेनिंजेस लेयर है उनके बारे में पढ़ेंगे, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके लोब्स के बारे में पढ़ेंगे, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, और फिर आपको इसका PDF और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।